नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है खबरें अब तक का। खबरें अब तक में आज बात होगी राहुल गांधी की हरियाणा में नई रणनीति की। इसके साथ ही बात होगी ईरान और इजरायल के युद्ध की। वहीं अखिलेश यादव की यूपी उपचुनाव को लेकर क्या है रणनीति, ये भी बताएंगे। इसके अलावा आज कौन सी खबरें रही सुर्खियों की वजह, इस पर भी करेंगे बात। लेकिन उससे पहले आज की हेडलाइंस पर डाल लेते हैं नजर। इजरायल ने यूएन महासचिव एंटोनियो गुटरेस पर लगाया बैन। बता दें कि इजरायली विदेश मंत्री कैट्स ने बयान जारी करते हुए कहा कि जो कोई भी स्पष्ट रूप से ईरान द्वारा इजरायल पर किए गए आपराधिक हमले की निंदा करने में असमर्थ है, वो इजरायल की धरती पर पैर रखने के योग्य नहीं है। झारखंड में अब लड़ाई बेटी, रोटी और माटी को बचाने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को झारखंड में 43,700 करोड़ रुपए की ज्यादा की परियोजनाओं की शुरुआत की और राज्य की प्रगति के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर हमला भी बोला। जन स्वराज पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बने मनोज भारती। प्रशांत किशोर ने जन स्वराज पार्टी के गठन और पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज भारती के नाम का ऐलान कर दिया है। पीके ने कहा कि नए अध्यक्ष का चुनाव मार्च तक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीरज चोपड़ा की मां को लिखा पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक पदक विजेता और जावलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा की मां को खत लिखा। पीएम मोदी ने खत में लिखा कि आदरणीय सरोज देवी जी, आशा है कि आप सकुशल होंगी। चूरमे को खाने के बाद आपको पत्र लिखने के बाद खुद को रोक नहीं सका। नीरज अक्सर मुझसे इस चूरमे की चर्चा करते हैं, लेकिन आज उसे खाकर मैं भावुक हो गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ के पानी में गिरा सेना का हेलीकॉप्टर। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री पहुंचाने जा रहे भारतीय वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर बाढ़ के पानी में गिर गया, जिसके बाद मौके पर भगदड़ मच गई। बताया जा रहा है कि यह हादसा मुजफ्फरपुर के औराई के नया गांव की वार्ड संख्या 13 में हुआ। हेडलाइंस के बाद वक्त है वायरल वीडियो का। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां फीस न जमा करने के चलते मासूम छात्रों को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। इस घटना ने न केवल स्थानीय समुदाय को बल्कि सोशल मीडिया पर भी हंगामा मचा दिया। ये वीडियो देखिए। आप सभी अभिभावक गणों को बाकायदा सूचित किया गया था कि तब तक आप अपने बच्चों को विद्यालय मत भेजिएगा जब तक आपका फीस नहीं जमा हो जाएगा। आप लोग हैं कि मानने वाले नहीं हैं, परेशान करने मुझको विद्यालय भेज देते हैं। ये सारे बच्चे हैं जिसका फीस नहीं जमा है और इन सबको मैं आज गेट के बाहर निकाल चुका हूं। ये गेट के बाहर सारे हो चुके हैं। आज एक लास्ट टाइम मैं बड़े सख्त लहजे से कह रहा हूं। आपको बुरा लग रहा है तो उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, मैं नहीं, क्योंकि मेरे ऊपर इस समय 50,000 का बैंक का फाइन आ गया है और वो आप अपने फीस में से 5 रुपया ज्यादा नहीं देने वाले हैं। तो मैं ये लोड लेकर के नहीं चल पाऊंगा। भाई, जिनको पढ़ाना है शौक से पढ़ाना है। हर महीने के 15 तारीख और अभी मैं नियम बना रहा हूं 16 तारीख से 5 रुपए का रोज फाइन भरना पड़ेगा। इस नियम के साथ जिनको पढ़ाना है वो अपना पढ़ाइए, जिनको नहीं पढ़ाना है वो अपने बच्चों को साप्रेम अपने घर बैठाइए। मैं दुखी हूं फीस न जमा होने के कारण। मेरे ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है, लोड पड़ रहा है, हर हफ्ते में मुझको नौगढ़ भाग के जाना पड़ रहा है। नहीं, अब तक 3 गाड़ियां खींच कर चली गई होती। इसलिए मैं इतना लोड नहीं ले सकता हूं। बैंक वाला सीधे डिफॉल्टर मुझको घोषित कर चुका है। 1 रुपया सीधे लोन न देने की बात कह दिया है कि दोबारा अब आपको जीवन में एक लोन पूरे जीवन में नहीं मिलेगा। पूरा क्रेडिट ही खराब करके रख दिया गया है आप लोगों के फीस न जमा होने के कारण। मैं आज लास्ट टाइम इनको अंदर जाने दे रहा हूं। मैं एक आज अंतिम बार अपने मन में दया उत्पन्न करके इन विद्यार्थियों को क्लास के अंदर जाने दे रहा हूं। अगले दिन से अगर ये बिना फीस जमा किए आए तो आपको बड़े दुख के साथ सुनना पड़ेगा कि इन्हें घर वापस जाना पड़ेगा। फिर चाहे आपको अच्छा लगे चाहे आपको बुरा लगे। धन्यवाद। दरअसल फीस न जमा करने वाले अभिभावकों को सबक सिखाने के लिए प्रधानाचार्य ने छात्र छात्राओं को स्कूल से बाहर सड़क पर बैठा दिया। बेइज्जती के चलते सिर झुकाए बच्चे आंखों में आंसू भरकर चेहरा छिपाते नजर आए। विद्यालय ने खुद ही वीडियो बनाकर दलील दी कि बैंक लोन का दबाव बढ़ने के चलते ऐसा कर रहे हैं।
खुनियाव ब्लॉक के बरगदवा के विद्यालय में करीब 400 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। फिलहाल जैसे ही ये वीडियो वायरल हुई, स्थानीय लोग और प्रबंधक के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी गई। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक सोमारू प्रधान ने कहा कि उन्हें इस घटना की जानकारी मिली है, इसकी जांच करवाई जाएगी। फिलहाल फीस के लिए बच्चों के साथ ऐसा करना कितना गलत है, आप खुद सोचिए। फिलहाल हम रुख करेंगे हमारी खास रिपोर्ट्स का। जब भाजपा कागज पर किसी चुनाव का नक्शा खींचती है तो वो इस ढंग से पेश करती है कि चुनाव तो चुटकियों में जीत लेगी। हरियाणा में आम आदमी पार्टी की चर्चित एंट्री हो, जेजेपी भीम आर्मी के चंद्रशेखर का समझौता हो, इलाना और बसपा का गठबंधन हो, इन तीन चुनावी तस्वीरों से सामने आने के बाद राजनीतिक पंडित कांग्रेस के लिए इसे फंसा हुआ चुनाव मान रहे थे। लेकिन राहुल गांधी ने अकेले दम पर इस चुनाव का रुख बदल दिया है। जी हां, राहुल ने फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा से हाथ मिला लिया है। परेशान भाजपा अब मोदी को हरियाणा में अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में फिर से उतार रही है। लेकिन राहुल गांधी ने अपनी पूरी ताकत शुरू से नहीं लगाई, बल्कि जब आधा चुनाव प्रचार हो गया तब वो अपनी रणनीति के जरिए मैदान में आए। उससे पहले इस बात की खूब चर्चा थी कि राहुल गांधी आखिर हरियाणा क्यों नहीं आ रहे। पीएम मोदी भी अपने दांव खेल चुके हैं और अब हरियाणा को फतह करने की जमीन पर उतरे राहुल गांधी। आलम यह है कि राहुल गांधी का अंबाला में रोड शो हो चुका है और जब उनके कुरुक्षेत्र और यमुनानगर जिलों में ये यात्रा चुनावी सभाओं के साथ आगे बढ़ रही है तो लोग पुलों और घरों की छत पर खड़े होकर दूर से राहुल गांधी को समर्थन दे रहे हैं और नारे लगा रहे हैं। जिसके बाद भाजपा को फिर लगा कि जब राहुल गांधी हरियाणा पहुंचे तो इसी बीच पीएम मोदी को भी पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि राहुल गांधी की कार्ड के लिए भाजपा को काम तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए पीएम मोदी की रैलियां फिर आयोजित की गईं। देखा जाए तो हरियाणा में मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच सिकुड़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी चुनाव अब दो पार्टियों के बीच हो रहा है। ये बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। बीजेपी ने बहुत कोशिश की कि चुनाव त्रिकोणीय हो, लेकिन इलैनो, जेजेपी, बसपा और आप निर्दलीय नाकाम रहे। निर्दलियों की संख्या में भी पहले के मुकाबले गिरावट आ रही है। वहीं हरियाणा आलाकमान के सामने प्रदेश भाजपा ने पैनिक बटन दबा दिया है। अब फिर पीएम मोदी की रैलियां हो रही हैं। फिलहाल इसी के साथ रुक करेंगे अगली रिपोर्ट का। इजराइल के आसमान में जंग की रोशनी दिखी। 180 से 200 हाई स्पीड बैलिस्टिक मिसाइल इजरायली आसमान में चमक रही थी। लोगों की चीखें और डर दोनों कई वीडियो में कैद हुए। वहीं दुनिया ने किया सवाल कि कहीं ये तीसरे विश्व युद्ध का आगाज तो नहीं। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान भड़क गया है। ईरान ने इजराइल पर 180 से 200 हाई स्पीड बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। हमला इजराइल को एक बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए था, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो जमीन पर ईरान का हमला लगभग फेल रहा। ज्यादातर मिसाइल को इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया। लेकिन ईरान की ओर से मिसाइल हमले के बाद सबके मन में यही सवाल है कि इजराइल आखिर क्या करेगा। वो किस तरह ईरान को हमले का जवाब देगा, कब जवाब देगा। इजरायली सेना के अधिकारियों ने इसके संकेत दिए। साफ है कि इजराइल अब ईरान को छोड़ने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री बेंजामिन ने रिवेंज प्लान तैयार कर लिया है। ईरान की रीढ़ पर वार करने की तैयारी है। उसके सामरिक स्थलों को निशाना बनाया जाएगा। जिस तेल के दम पर उसकी पूरी इकोनॉमी चलती है उसे तबाह करने का प्लान है, जिससे ईरान दाने दाने को मोहताज हो जाएगा। इजरायली अधिकारियों ने कहा है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं। जैसे ही सरकार की ओर से आदेश मिलेगा तुरंत अटैक करेंगे। सबसे पहले ईरान की ऑयल फैसिलिटी को निशाना बनाया जाएगा। तेल कुओं और ऑयल रिफाइनरी पर अटैक किया जाएगा। एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिए जाएंगे। जहां से उनकी आर्मी को हथियार मिलते हैं उन्हें भी मिसाइलों से उड़ा दिया जाएगा। कुछ बड़े नेताओं को भी निशाना बनाया जाएगा। ईरान कई साल से न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश कर रहा है। इजराइल उसे भी तबाह करने का प्लान बना चुका है। पहले भी उसके कई साइंटिस्ट को इजराइल मार चुका है। देखा जाए तो अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि इजराइल ने जो दावा किया है वो उसे पूरा कैसे करता है। फिलहाल इसी के साथ हम रुक करेंगे हमारी अगली रिपोर्ट का। यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर जल्द ही उपचुनाव होने वाले हैं। ये सभी सीटें भाजपा और सपा के लिए काफी महत्वपूर्ण तो है ही, साथ ही दोनों पार्टियों की प्रतिष्ठा से भी जुड़ चुकी हैं। जहां भाजपा इन सभी सीटों पर अपनी जीत दर्ज करना चाहेगी तो वहीं अखिलेश यादव भी इन सीटों पर अपनी पार्टी की जीत का परचम लहराना चाहेंगे। इन सीटों में सबसे महत्वपूर्ण सीट करहल की है। यहां से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव 2022 के विधानसभा चुनाव में विधायक चुने गए थे।
लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में कन्नौज से सांसद चुने जाने के बाद अखिलेश यादव ने करहल सीट से इस्तीफा दे दिया था। अब अखिलेश यादव अपनी करहल सीट से परिवार के ही किसी सदस्य को टिकट दे सकते हैं। माना जा रहा है कि सपा अध्यक्ष अपने भतीजे तेज प्रताप यादव को यहां से विधानसभा का उपचुनाव लड़वा सकते हैं। तेज प्रताप मैनपुरी से लोकसभा सांसद और सैफई ब्लॉक के प्रमुख रह चुके हैं। बात करें राजनीति की तो उन्हें अच्छी समझ है। अखिलेश यादव अपने भतीजे तेज प्रताप यादव को करहल सीट से चुनाव लड़ाएंगे, इस बात पर पूरी तरीके से एक पूरी रणनीति बना ली गई है ताकि वो परिवार में ही सीट रहे। मैनपुरी लोकसभा सीट से सांसद डिंपल यादव का सारा काम तेज प्रताप यादव ही देखते हैं। करहल सीट यादव परिवार की अहम सीट मानी जाती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव यहां से विधायक चुने गए थे। अब अखिलेश यादव की ये कोशिश होगी कि इस सीट पर घर के ही किसी सदस्य को चुनाव लड़ाया जाए और इस तरह से ये सीट परिवार में ही रह जाए। देखा जाए तो करहल विधानसभा सीट पर मतदाताओं की संख्या की बात की जाए तो यहां पर सबसे ज्यादा यादव मतदाता हैं जो निर्णायक भूमिका में हैं। सपा यहां से लगातार कई बार से चुनाव जीतती आ रही है। करहल की सीट पर सपा हमेशा से ही मजबूत रही है। भाजपा के लिए इस बार का उपचुनाव जीतना भी आसान नहीं होगा। सपा अगर तेज प्रताप यादव को यहां से उम्मीदवार बनाती है तो भाजपा की राहें मुश्किल हो सकती हैं। अब ये तो समय ही बताएगा कि करहल सीट पर किसकी जीत होगी। फिलहाल ये तो थी खबरें अब तक की खास रिपोर्ट्स, लेकिन इसके अलावा आज कौन सी खबरें रही चर्चा का विषय, चलिए बता देते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के हजारीबाग में 63,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। वहीं राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई रेलवे स्टेशनों और धार्मिक स्थलों पर बम विस्फोट की धमकी वाला एक पत्र हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन पर मिला। पुलिस ने रेलवे स्टेशन और प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी है। इसके अलावा भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आज दुनिया के शीर्ष तेज गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने रविचंद्रन अश्विन को पीछे छोड़ दिया है। वहीं यूक्रेनी सेना ने बुधवार को कहा कि वो 2 साल से अधिक समय से जारी संघर्ष के बाद पूर्वी यूक्रेन के क्षेत्र में वुहेल्दर कस्बे में पीछे हट रही है। एसोसिएटेड प्रेस ने ये जानकारी दी है। वहीं ईरान के हमले के बाद इजरायल ने यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस के इजरायल आने पर रोक लगा दी है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक इजरायल ने विदेश मंत्री ने यह बोला है कि यूएन चीफ ने ईरान के हमलों की निंदा नहीं की, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, मगर जाते जाते एक बात जरूर करेंगे। दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। ईरान इजराइल के बीच शुरू हुई जंग के बाद मिडिल ईस्ट गंभीर तनाव से गुजर रहा है। इजराइल ने हाल ही में हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह को मार गिराया था, जिसके बाद ईरान ने बदला लेने की धमकी दी थी। ईरान ने मंगलवार देर रात इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलों से हमला कर दिया और अपनी धमकी को सच कर दिया। इस हमले ने अस्थिर मिडिल ईस्ट की स्थिति को और ज्यादा जटिल बना दिया है। ईरान इजराइल के बीच शुरू हुआ युद्ध सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। कुछ देश ईरान की तरफ होंगे, जबकि कुछ देश इजराइल का साथ देंगे। इस वक्त दुनिया लंबी जंग की आशंकाओं से घिरी हुई है। इन आशंकाओं के बीच अब सवाल है कि क्या बाबा वेंगा की भविष्यवाणी सच हो रही है। दरअसल बाबा वेंगा ने तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की है। बुल्गारिया की रहने वाली नेत्रहीन भविष्यवक्ता बाबा वेंगा की अधिकतर भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं। इसके कारण उन्हें बाल्कन क्षेत्र की नास्ट्राडामस भी कहा जाता है। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि यूरोप में साल 2025 में एक संघर्ष होगा, जिससे तबाही की शुरुआत होगी। इस संघर्ष से महाद्वीप की आबादी काफी कमी आएगी। उन्होंने ये भी भविष्यवाणी की थी कि 2025 में एक ऐसी भयानक घटनाएं होंगी जो मानवता के अंत का कारण बनेगी। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत आज के इस सुविचार के साथ। महान कार्य को करने का यही तरीका है कि आप उसे पसंद करें जो आप करना चाहते हैं।